बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम आप देख रहे हैं शाहराए दस्तूर। सेनेट के इंतखाबात की इस गर्मा गर्मी है, हर तरफ इसकी गहमा गहमी है। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस दौरान लाहौर का दौरा किया है और वहाँ पर जो अर्बन फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी तफसील से ब्रीफिंग ली है। पूरे शहर के अंदर 51 अर्बन फॉरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, उसकी मनसूबाबंदी हो रही है, उसकी आज तफसील से ब्रीफिंग हुई। इसके साथ साथ आज जिलानी पार्क में भी उन्होंने मियावाकी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने जो जंगलात हैं या आलूदगी के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, आलूदगी को ख़त्म करने के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, इस जानिब तवज्जो नहीं दी। उनकी हुकूमत की भरपूर तवज्जो है क्योंकि वो आने वाली नस्लों के लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि तरक्की 5 साल में नहीं होती, बल्कि तरक्की के लिए तसलसल चाहिए। तसलसल होगा, पॉलिसीज़ में तसलसल होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे तरक्की करेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने नाम फाइनल कर दिए हैं, हतमी मराहिल में ये नाम दाखिल हो गए हैं और अब कागजात नामजदगी उसके लिए हासिल किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। बड़ी जो है सियासी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, खुद तहरीक इंसाफ है, JUI है, और तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं। लेकिन अब भी सवाल अपनी जगह पर कायम है कि सेनेट के इंतखाबात खुफिया तरीके से होंगे या फिर ओपन बैलेट के जरिए से होंगे, क्योंकि हुकूमत ये कहती है और हुकूमत का दावा है कि वह हर सूरत में सेनेट के इंतखाबात को शफाफियत की जानिब ले जाना चाहती है। लिहाजा ओपन बैलेट का इस्तेमाल जो होगा वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि माजी की तरह सेनेट में दोबारा से खरीदो फरोख्त ना हो। ऑपोजिशन कहती है कि वो भी शफाफ इंतखाबात चाहती है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वो इस बिल की पार्लियामान के अंदर मुखालिफत कर चुकी है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस भी जारी हो चुका है, लेकिन एक सदारती रेफरेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है, उस पर अभी समाअत होना बाकी है। लिहाजा ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है, इस ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से। वहां से क्या फैसला आता है ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन हुकूमत का यह दावा कि वो चाहती है कि शफाफियत हो सेनेट के इंतखाबात में, और फिर ऑपोजिशन ये कहती है कि ये बहुत जल्दी में ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इस सेनेट के इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा और इसमें शफाफियत लाना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की है, ऑपोजिशन की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, या इज्तिमाई तमाम सियासी जमातों की और इदारों की है? इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए आज हम स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है सेनेटर अनवारुल हक काकड़। काकड़ साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं इस सदारती रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। सैफ साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर साहब, शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? अब भी ये कन्फ्यूजन मौजूद है, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। इसका जवाब कैसे उनको दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो एग्रीमेंट इस पे होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो या ना हो, ट्रांसपेरेंसी किन के हक में है और किन के मफादात के ज़द में है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जब इन्विजिज हुआ था 1973 में, प्राइमरीली आइडिया ये था कि इसकी प्राइमेसी जो होगी, अहमियत जो होगी, वो इस वजह से होगी कि फेडरेटिंग यूनिट्स जहाँ पे पॉपुलेशन की डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, उसको एड्रेस किया जाए, केटर फॉर किया जाए और तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को एक सेंस ऑफ इक्वालिटी दी जाए। और साथ साथ में ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या उनके प्रोफेशनल जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस फ्लोर पे आके एग्जीक्यूटिव जब भी बने, जो भी एग्जीक्यूटिव बने, उसमें गवर्नेंस के हवाले से भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन वो कर सकें तो वो भी करें। पैमाना ये था, सोच ये थी। लेकिन जब से इसकी तश्कील हुई है, गाए बगाए इसमें कोई शक नहीं है कि सेनेट के फोरम पे बड़े मुमताज़ नाम, पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट नाम इस फ्लोर पे आए हैं। लेकिन साथ साथ ऐसे लोग भी इसका हिस्सा बने हैं who were known that they have paid for this privilege। ये एक पेड प्रिविलेज थी और उनकी पेमेंट जो थी उनका तुर्रा इम्तियाज़ थी। they were known, their claim to the fame was their money। अब
इसको कैसे रोका जाए, इसके मुख्तलिफ तजावीज़ यकीनन सियासी जमातों में भी इंटरेस्ट ग्रो होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनके अपने अपने मफादात होते हैं। चंद हर सियासी जमात में ऐसे लोग होंगे जो लोअर मिडिल क्लास से होंगे, जो मिडिल क्लास से होंगे, शायद उनकी तो कोर इंटरेस्ट में ये है कि ऐसी लेजिस्लेशन हो जो ट्रांसपेरेंट हो और पार्टीज़ भी इस पे उनकी लीडरशिप मजबूर हो कि वो ऐसे लोगों को टिकट से वोट करें जिनकी उनके साथ एक लॉन्ग हॉल एसोसिएशन हो, लॉयल्टी हो और पैसे का इस्तेमाल कम। और अगर ये मैं कतई नहीं कहता हूँ कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, जिनका लेजिटिमेट बिजनेस है, उनका हक नहीं है कौमी असम्बली में आना, सूबाई में आना या सेनेट में आना, यकीनन है। लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो अपनी अपनी पार्टी एफिलिएशन के तहत अगर डिक्लेरेशन डोनेशंस की सूरत में अपनी जमातों को करते हैं और ये एक नॉन फैक्ट होता है, तो मुझे उस पर कम से कम कोई एतराज़ नहीं है। एक रेशियो कायम हो जाएगा पार्टियों में कि कितने कैसे लोगों को हमने एडजस्ट करना है। लेकिन अगर आप अंडर द टेबल ज़मीर का सौदा किया जा रहा है और महज इस वजह से हाउस ऑफ द फेडरेशन में एक्सेस हासिल की जा रही है कि मेरे पास 50 करोड़ 1 अरब रुपए में मैं वो आई विल बाय दैट प्रिविलेज, और उसके बाद सर्टेन बिजनेसेस तो ऐसे हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को भी वहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको इनलार्ज करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो तो मज़ीद एक ख़तरनाक रुझान है। ठीक है। बैरिस्टर सैफ साहब, आप फरमाइएगा कि ये एक तासुर क्यों फिर उभरता है कि जब हम सेनेट इंतखाबात की बात करते हैं कि नॉन फेसेस तो होते हैं, सियासी जमातों के अपने फेसेस होते हैं, अपने कारकुन होते हैं, अपने सियासी रहनुमा होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ नए चेहरे भी आ जाते हैं, तो कोई तो रास्ता होगा ना, और कोई तो एक वक्त होगा कि जहां से हमने आगाज करना होगा इन लोगों का रास्ता रोकने के लिए। जी बिल्कुल। देखें, जमहूरी निज़ाम जो है ये हमेशा एक तारीखी तौर पर इर्तिका पजीर निज़ाम है। इसमें इवोल्यूशन होती रहती है, इसमें मुख्तलिफ मदारिज और मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर इसके अंदर मेचोरिटी आती है। जहाँ तक अब हमारी जमहूरियत का ताल्लुक है, हमारी जमहूरियत भी इसी तरह एक तारीखी से गुजर रही है। कहीं अच्छी बातें हैं, कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं, इसके दोनों मस्बत और मनफी पहलू हैं। लेकिन जहाँ तक सेनेट में उम्मीदवारों का या मेंबरशिप का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि एक ऐवान बाला है और इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था सेनेट को लाने का वो था कि बैलेंस कायम किया जाए फेडरेटिंग यूनिट में। क्योंकि फेडरेटिंग यूनिट जो है सूबे, वहां पर जो इलेक्शन होते हैं सूबाई असम्बलियों के लिए भी और कौमी असम्बली के लिए भी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बुनियाद पे होते हैं, जो जिनकी बुनियाद आबादी पॉपुलेशन की बुनियाद पर होती है। लेकिन जैसे बड़े सूबे और छोटे सूबे में फर्क आ जाता है आबादी और तनासब का, उस हवाले से ये कॉन्सेप्ट था कि अगर अपर हाउस होगा तो उसमें फेडरेटिंग यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बैलेंस्ड होगी और एक मेच्योरिटी का एलिमेंट भी आएगा। मेरी राय में दुनिया में जितने भी निज़ाम हैं उसमें जो अपर हाउस होता है इसमें अमूमन जिस तरह के लोग लाए जाते हैं वो ज्यादातर मेच्योर और किसी मतलब जरा वो जो जिसको कहते हैं ना फील्ड वर्कर और अमली जो सियासत, जो मैदान की सियासत होती है, हल्के की सियासत होती है, उससे जरा डिफरेंट टाइप की ब्रीड आपको चाहिए होती है इस किस्म के ऐवान में। तो मेरे ख्याल में जहां तक पार्टी की चॉइस का ताल्लुक है कि वो किसको टिकट दे, वो तो पार्टी की जो तंजीम है उनका हक है कि वो जिस शख्स को भी मुनासिब समझे। जरूरी नहीं है कि वो उनका वर्कर ही हो, क्योंकि वर्कर्स के लिए या पार्टी के डायस्पोरा सपोर्टर्स के लिए जो ऐवान है वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, जहां पार्टी के वर्कर आपको वोट देते हैं, पार्टी के वोटर आपको वोट देते हैं, सपोर्टर आपको वोट देते हैं। ऐवान में इतनी चॉइस तो जरूर होनी चाहिए कि किसी भी काबिल शख्स को, किसी भी अहल शख्स को जिसके बारे में पार्टी समझती है कि वो हमारे लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उसको लाना चाहिए। लेकिन ये बात जरूरी है, जमहूरी इखलाकियात भी इसका बात का तकाजा करते हैं कि वो शख्स जो है उसके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो, उसके ऊपर कोई इल्जामात इखलाकी या किसी किस्म के क्रिमिनल इल्जामात ना हो, और उसके लिए जो मेयार है वो आर्टिकल 62 और 63 में आईन में बड़ी वजाहत से दिया गया है। अगर उस मेयार पर वो पूरा करता है और पार्टी की तंजीम ये फैसला करती है कि उसको लाया जाए, तो मेरे ख्याल में उसको लाया जाना चाहिए। लेकिन यकीनी तौर पर जो शख्स पैसे देकर सीट खरीदेगा या इन्फ्लुएंस करके सीट हासिल करने की कोशिश करेगा,
वो 62 और 63 के मैयार को पामाल कर रहा है, वायलेट कर रहा है। उसका रास्ता रोकना जो है वो जमहूरियत की के फरोग के लिए इंतहाई जरूरी है। तो इसलिए इसमें शफाफियत होनी चाहिए सिस्टम में, और उसके लिए जो है इकदाम कानूनी तौर पर करने चाहिए। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, हम बहुत करीब जा चुके हैं शफाफियत की जानिब, यानी कि तमाम सियासी जमातें, हुकूमत समेत ये कहती है कि सेनेट के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में अपोजिशन इससे इख्तिलाफ कर रही है। हुकूमत कहती है कि हम हर सूरत में इसको मुमकिन बनाएंगे कि ये शफाफ हों। तो मामला क्या किया जाए? अब हुकूमत कहती है हम भी शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, अपोजिशन कहती है हम भी इंतखाबात शफाफ चाहते हैं, लेकिन वो बिल की मुखालिफत कर रही है, जाहिर है वो ओपन बैलेट से नहीं करवा रही। हम इसे इसी तरह छोड़ दें, ऐसे ही चलने दें, वरना हम बहुत करीब जा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि वीडियोस भी आए और हमने एक बंद तो गोया बांध दिया है, और ये बड़े कम लोगों के बारे में ये बात हो रही है। मजमूई तौर पे जब हम सेनेट में देखते हैं तो अच्छे काबिल लोग आते हैं, जाने पहचाने लोग आते हैं, लेकिन हर जमात में कुछ ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो पैराट्रूपर्स या पैराशूटर्स होते हैं। देखिए, जब शफाफियत की गुफ्तगू हो रही है, इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। शफाफियत से मुराद कि आप जो इंतखाबात के कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, कवायद हैं, के ऊपर उसी तरह से अमल कर रहे हैं जिस तरह से कानून खर्चा है, ये लोगों के सामने वाज़ेह होना चाहिए कि वैसे ही अमल हो रहा है। मिसाल के तौर से अगर आपके जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर वोट डाले जा रहे हैं, वो नजर आता है बैलेट बॉक्स के अंदर, लेकिन किसको वोट कौन डालता है ये शफाफियत नहीं है। ये इसके बारे में आप जनरल इलेक्शन के अंदर भी हम जानते हैं कि लोग जिसको वोट डाल रहे होते हैं वो उसकी राजधानी रखी जाती है, वो सीक्रेसी होती है, तो उसको सीक्रेट रहना चाहिए। वो कॉन्फिडेंशियलिटी के, वो ट्रांसपेरेंसी के सेल में नहीं आता। अब अलबत्ता दुनिया के अंदर ये सेनेट के इलेक्शन में बहुत से तरीके हैं, नॉमिनेशंस भी होती हैं, आप उसे बैलेट, ओपन बैलेट के जरिए भी कर सकते हैं, सीक्रेट बैलेट के जरिए भी कर सकते हैं। ये सारे तरीके दुनिया में मुरव्वज है, ये ट्रांसपेरेंसी के जेल में नहीं आते। अगर आप अपने कैंडिडेट्स को, सही कैंडिडेट्स को मुंतखब करें जो पैसा बांटने वाले और खयानतदारी को ताराज करने वाले ना हो, और आपने सूबाई असेंबली के मेंबर्स को भी ऐसे लोगों को टिकट दें जो पैसे लेके अपने आप अपनी ज़मीर सौदा ना करने वाले हों, तो फिर ये सिस्टम ठीक चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी सूबाई असेंबली के मेंबर भी वो लेके आए जिनके ऊपर आपको ये भी एतमाद ना हो कि ये लोगों के पैसे लिए बगैर भी इलेक्शन में वोट देंगे, और जिनको आप सेनेट का टिकट दें उनके बारे में भी आपका गुमान ये हो कि ये करोड़ रुपए बांटेंगे, और फिर आप ये सोचें कि हम इस तरफ ओपन बैलेट के जरिए मसला हल कर लेंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में ये सही अप्रोच नहीं है। लेकिन ये पार्टी को हक हासिल है तो इस बारे में अपनी ये राय रखे और उसको प्रॉपर तरीके से उसको असेंबली के पास कराए, पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी करवाए, तो जब वो हो जाएगा तो फिर ठीक है, उस निज़ाम को अडॉप्ट कर लेंगे। फिर इस वक्त तक तो एक कंफ्यूजन है कि क्या ये निज़ाम सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाजत देगी या नहीं देगी, तो जब दे देगी तो फिर उसके ऊपर अमल भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। सवाल बुनियादी तौर पर यही है कि अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जानिब हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो एक तासुर बन के सामने आ रहा है वो यही है कि किसी भी सूरत में आप उन लोगों को जो पैराशूटर्स हैं, जो पैराट्रूपर्स हैं, उनको आप इजाजत ना दें, और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी खुद पहले इब्तदाई तौर पर सियासी जमातों पर आयद होती है। फिर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी कंवर दिलशाद साहब, आपसे सवाल कर रहे हैं। देखो जी, बड़ा अच्छा पैनल बैठे हैं, अहमद बिलाल साहब ने बातें की है, काकड़ साहब भी हैं, ब्रिटर साहब भी हैं, तो हम आपके इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करते हैं कि जो पैराशूटर हैं कम अज कम उनको हौसला शिकनी करनी चाहिए, और जो सही पार्टी के जो अपने लॉयल हैं, वफादार हैं, लॉयल्टी हैं, और जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से भी है, इंटेलिजेंट भी है, इंटरनेशनल रिपोर्ट भी रखते हैं और नेशनल लेवल पे उनका नाम हो, तो ऐसे लोगों को सेनेट में लाना चाहिए।
लेकिन हमारे यहाँ मैं आज इतने अच्छा पैनल के सामने गुजारिश करूं कि हमारे पास जो आईनी माहिरीन हैं, हुकूमत के आईनी माहिरीन हैं स्वाय बैरिस्टर साहब के, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया में अपने ये बाकायदा ओपनिंग बैलेटिंग का वहाँ कानून मौजूद है और बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने बिल्कुल सही मिसालें दी है कि इंडिया में ओपनिंग बैलेट का कानून मौजूद है, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीक्रेट बाई बैलेटिंग का जिक्र नहीं है। तो सीक्रेट बाई बैलेटिंग ना होने की वजह से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 51 का में तरमीम करके उन्होंने 2011 में उन्होंने इसमें तरमीम कर ली। हमारे यहाँ पर मसला यह है कि आर्टिकल 226 इसके रास्ते में रुकावट है। आर्टिकल 226 भी है, 59 भी, 51 भी, 223, 224 और सबसे बड़े बड़े अहम आर्टिकल 62 भी बीच में हायल होता है। लेकिन आज के बाद 218 है हमारा इलेक्शन कमीशन का, बहुत बड़ी पावर देता है। इसलिए इसकी मौजूदगी में एक तरमीम करना सदारत तौर पर यह दुरुस्त नजर नहीं आ रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे आर्टिकल को मद्देनजर रख के फैसला करना है। ठीक है, तो लेकिन आपको लगता है कि अनवारुल हक साहब कम से कम रास्ता जो है वो अब उस तरह से नहीं रहा जैसे कि पहले सारे रास्ते ओपन होते थे और आप जाएं और बैग लें और पैसे लें, एक माहौल तो बन गया है ना? देखिए, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता चलूं कि एक तो यकीनन इसका लीगल पर्सपेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है कि क्या इसमें सिंपल एक्ट के तरमीम की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें 2/3 अक्सरियत की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये तमाम नुक्ते आईनी और कानूनी नुक्ते निगाह से दुरुस्त हैं, लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी इस मुल्क में चल रहा है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये है कि क्या ऐसे लोगों को जो प्रिविलेज को खरीदना चाहते हैं, ये प्रिविलेज है, राइट नहीं है, मेरा राइट नहीं है कि मैं सेनेट का मेंबर बनूं, ये एक प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज को हासिल करने की वजूहात क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए। जो लोग चैंपियन करना चाहते हैं डेमोक्रेसी की कॉज को, जो लोग चैंपियन करना चाहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की कॉज को, मुझे हैरत हो रही है कि वाई दे आर बीइंग स्टाइफल्ड, वो खामोश क्यों है, मफल्ड क्यों है, क्यों हुकूमत को मजबूर हो के ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक पोजीशन ले चुके हैं, लोग उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे इस हवाले से कि जी अपने मुतालिक भी बताएं कि उनका क्या प्रैक्टिकल रवैया होगा। उनका प्रैक्टिकल रवैया तो एग्जिबिट हो गया पहले कानून लाने की सूरत में, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस लाने की सूरत में। क्यों अपोजिशन की जमातें इस बात पे आज भी अगर सेशन बुलाया जाए सेनेट का और कौमी असम्बली का और इस पे एग्रीमेंट हो तो इस सेनेट के इलेक्शन से पहले भी शायद लेजिस्लेशन हो सकती है। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे। तो ये इस जो बड़ा सियासी सवाल है उसका जवाब देना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में जो, और साथ में मैं ये कहता चलूं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 50 या 70 करोड़ किसी लेजिटिमेट बिजनेस से निकाल के इस प्रिविलेज की पेमेंट करेंगे। यूजुअली उनकी या तो उनकी बिजनेसेस डाउटफुल होंगे या उस बिजनेस में जो अर्निंग्स है उसमें टैक्स इवेजन, टैक्स थेफ्ट ये तो लाजमी होगा। अगर ये ना हो तो आप मुझे बताएं कि एक अपनी ईमानदाराना तर्ज से अगर कोई शख्स कमाई कर रहा है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहा है, क्या वो 60-70 करोड़ रुपए किसी एक सियासी अमल या पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए खर्च करेगा? कभी भी नहीं करेगा। और या साथ में ये होगा कि उस 70 करोड़ को वो 7 अरब में कन्वर्ट करने का फंड उसे आता होगा तो फिर शायद करे। वैसे एज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं समझ आती है। मेरे पास अगर मेरी ये टेन्योर जब भी रिटायर हुआ, मेरे पास ये पैसे अगर मैंने हलाल जरिए से कहीं कमाए, मैं तो 7 जिंदगियां भी अगर मुझे मिले मैं तो कभी ना लगाऊं। क्यों लगाऊं? न मैंने उसके रिटर्न के लिए सोचना है, न मैंने ऐसी हरकत की है कि मैंने 70 करोड़ रुपए रेज किए हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट? क्यों ये लोग आ रहे हैं? यकीनन बैरिस्टर सैफ का पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त था कि हर पार्टी को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो अपने लोगों को उनके पार्लिमानी बोर्ड चूज करे, लेकिन अगर साथ साथ में परसेप्शन पब्लिक डोमेन में लोगों की ऐसी बन गई है कि वो उन पार्टीज में लेटरल एंट्री के तौर पे आते हैं और लेटरल एंट्रेंट के तौर पर
महज पैसे की बुनियाद पे पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे रवैये की निशानदेही करना, ऐसे लोगों की निशानदेही करना और ऐसे लोगों की राह में रुकावट बनना मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज़ है। अगर पाकिस्तान के पार्लियामान को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं, ये तमाम इदारों को मुख्तलिफ लोगों के इसमें स्टेक होल्डिंग्स होंगी। लेकिन इट इज़ हाई टाइम, पाकिस्तान बने हुए 7 डेकेड हो चुके हैं, 7 दिहाइयों के बाद यकीनन हमारा यहाँ भी ये इर्तिकाई अमल था, यूनाइटेड किंगडम में भी माग्ना कार्टा के बाद जो इर्तिकाई अमल हुआ, आखिर कहीं ना कहीं पे ये जो लेन देन था ये रुका। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में अब इट्स हाई टाइम इसकी रुकावट और इसको स्टाइमी करना, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये वक्त आ गया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है, उनको आगे बढ़ के इस पे अपना किरदार अदा। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, ये एक बड़ा सियासी सवाल तो पैदा हो गया है ना कि हुकूमत ने आईनी तरमीम भी लाए, वो असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत नहीं है, नहीं हो रहा, ऑर्डिनेंस लाए, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक रेफरेंस मौजूद है, लेकिन एक सियासी सवाल तो है ना, ये तो पूरा का पूरा बोझ जो है फिर वो ऑपोजिशन पे पड़ रहा है। देखिए, असूली तौर पर हमारी अपोजिशन और हमारी हुकूमत जो है, इन्होंने इसको संजीदगी से इस अहम मसले पर गौर खोज नहीं किया। आप ये देखें जी, आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2.5 साल हो रहे हैं और ये तकरीबन 6 महीने से 8 महीने से कौमी असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी में ये ओपनिंग बैलेट का एक बिल जो है वो ऑलरेडी वहाँ ज़ेरे इस्तेमाल है। उस पर उन्होंने कोशिश नहीं की, संजीदगी से काम नहीं किया, उस पर अपोजिशन भी इनके साथ थी। आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले अपोजिशन भी फ्रेंडली मैच के खेल रही थी इनके साथ, आराम से ये आइन में तरमीम हो सकती थी। इन्होंने आइन में तरमीम नहीं की। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब 10 साल हुकूमत करते रहे और उन्होंने वैसाखी जमहूरियत की रोशनी में उस पर भी कोई कानून साजी नहीं की। तो अब ये मसला चूंकि महाजराई को हो गया और अपोजिशन हुकूमत के दरमियान जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो एक दूसरे की मुखालफत में इन्होंने इतने अहम बिल की मुखालफत की। वैसे इसकी अगर रूह देखा जाए तो बिल ठीक है, बाकायदा ओपनिंग बैलेट के लिए बाकायदा रास्ता निकालना चाहिए। अब जैसे कि वीडियो आ गई है, अब सुबह खैर बखूर आ के वो कितने अफसोसनाक है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर एक्शन लिया और एक पार्लिमानी कमेटी बना दी फवाद चौधरी की सरबराही में। तो ये सारे मामला तो हमारे सामने आ रहे हैं और बलोचिस्तान में काकड़ साहब को पता है कि वहां भी पैराशूटर बड़े आते थे किसी जमाने में, वो भी 2018 में भी आए, 2015 में भी आए। तो ये सारी चीजों को रोकथाम करने के लिए ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वक्त ये है कि उसमें आइन में जब तक तरमीम नहीं हो जाती उस वक्त उस पर अमल दरामद करना मुश्किल तरीन मरला है और ये नामुमकिन भी होगा, गैर कानूनी भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुमकिन है कि 15 फरवरी को या 16 फरवरी को इसका फैसला कर देगी। इसके उसकी रोशनी में फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ही इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑर्डिनेंस के ऊपर। ठीक, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को देखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कराया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में अगर कोई तरमीम की गई आर्टिकल 226 को नजरअंदाज करके तो वो गैर कानूनी होगा। तो इलेक्शन कमीशन का पॉइंट तो बड़ा मजबूत, बड़ा वाज़ेह है। तो अब हुकूमत को भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जल्दी फैसला करें और इसका ताकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ अपना लाहे-अमल तैयार कर सके। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से घर घर एहसास डिजिटल सर्वे जारी है, जिसके नतीजे में 70 लाख मुस्तहिक खानदानों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। सर्वे नुमाइंदे के साथ ताउन करें और इन्हें अपने कौमी शनाख्ती कार्ड समेत अपने घराने की दुरुस्त मालूमात फराहम करें। मुस्तहिक घरानों के जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, इन्हें 8171 से शनाख्ती कार्ड बनवाने का पैगाम आएगा।
और अहल अफराद को 12,000 की पहली किस्त की वसूली का पैगाम आएगा। रकम हबीब बैंक और बैंक अल फलाह के मुकर्रर करता अदायगी मराकज से वसूल करें। एहसास के तमाम पैगामात सिर्फ 8171 से ही आते हैं। याद रहे, एहसास के किसी भी प्रोग्राम में शमूलियत की कोई फीस नहीं। मजीद मालूमात के लिए 0800-26477 पर रुजू करें। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, ये वतन अमानत है और तुम अमीर होगा। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास के। अवाम की खुशहाली में है वतन की तरक्की, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से कर रही है आपके अपने घर का ख्वाब पूरा। अब आपको मिले 5 या 10 मरले के घर के लिए 20 साल तक की मुद्दत का कर्ज, 5% के कम तरीन मार्कअप और आसान माहाना इकसात पर। आज ही अपने करीबी बैंक से राब्ता करें। मेरा पाकिस्तान मेरा घर, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन का इश्तिहारी पैगाम, शिरकत करने वाले बैंकों की जानिब से। मेरा पाकिस्तान मेरा घर। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर साहब ये जो बातें होती हैं, ये पैसों की जो बातें होती हैं, सेनेट में आना, फिर अनवारुल हक काकड़ साहब ने फरमाया कि एक तरह का प्रिविलेज होता है, फिर इतने पैसे दे के लोग आते हैं, इनके क्या मकासद होते हैं? आप खुद सेनेट में रहे हैं, आप खुद सेनेटर हैं और इन मामलात को समझते हैं और ख़ुद वकील भी हैं इस वक्त सेनेट के आप सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या होता है कि इतने पैसे लगाएंगे फिर कमाएंगे? ये कैसे कमाते हैं? ये क्या होता है, किस तरह से होता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो शख्स सेनेट के इंतखाब लड़ने के लिए या सीट हासिल करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है, तो वो यकीनी तौर पर अपने उन पैसों को बतौर बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा होता है तरफ तरीके से, और वो चाहेगा कि जब वो सेनेटर मुंतखब हो तो उस हाउस के जो प्रिविलेजेस हैं और जो इख्तियारात और उसका एक जो स्टेटस है उसको अपने ज़ाती और कारोबारी और माली मफादात के तखस्सुस के लिए और उनको एडवांस करने के लिए इस्तेमाल करे, जो कि यकीनी तौर पर बदउनवानी और करप्शन के ज़ुमरे में भी आता है। देखिए, किसी भी निज़ाम में जो चीज़ें खास तौर पर सेनेट के सिलेक्शन के तनाजुर में अगर देखा जाए तो एक है बदउनवानी, जिसको आप करप्शन कह सकते हैं, और दूसरी है अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, जिसमें आप अपने रिश्तेदारों को, अपने ज़ाती दोस्तों को नवाजते हैं और उनको ऐसे पैमानों में भेजते हैं या उनको ऐसे फायदे देते हैं कि जहां वो अपने पर्सनल मफादात को एडवांस कर सकें। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये गलत हैं। जो अकरबा परवरी और उस तरह की यानी नाअहल लोगों को उम्मीदवार बनाना और उनको कैंडिडेट बनाकर सेनेट में या किसी भी ऐवान में पहुंचाना, उसका तरीका तो डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी है कि इखलाकी तौर पर जमहूरी निज़ाम इतना मेच्योर हो जाए कि ये इस चीज को सदेबाब हो। और दूसरी तरफ जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग का ताल्लुक है, उसमें मैं समझता हूँ कि कानून साजी के अलावा, इखलाकी एक एंगल तो जरूर है, लेकिन कानून साजी के अलावा इसका रास्ता रोकना मुश्किल है। इसीलिए हुकूमत जो है वो उसने ये तजवीज़ दी कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से कराए जाएं, क्योंकि तमाम जितनी भी अब तक इस पर बहस हुई है, जितनी भी डिस्कशन हुई है, और ये मैं सिर्फ मतलब ये कह रहा हूँ कि जब से ये सेनेट के इलेक्शन में ये मामला स्टार्ट हुआ है, उस जमाने से कई सालों से ये डिस्कशन मीडिया पे भी चल रही है, एकेडमिक हल्कों में भी चल रही है कि ये जो ओपन वोट सेनेट में ना होना है, जिसकी एब्सेंस जो है यानी सीक्रेट बैलेट की जो वजह है, वो है बुनियादी तौर पर करप्शन के इस सिस्टम को सपोर्ट करने की वजह है। उसकी वजह से कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपना वोट एमपीए को खरीदेगा, उसको वोट देगा, पैसे देगा, और वो वोट जो है सीक्रेट तरीके से पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा, और यही होता भी है। इसीलिए एतराज़ात भी होते रहे। तो मेरे ख्याल में मैं तो इस वजह से इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि शफाफियत के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जरूरी है कि ये जो सीक्रेट वोट का सिस्टम है इसको चेंज किया जाए। अब उसमें चूंकि एक दलील ये है कि आर्टिकल 226 जो है वो इसको रोकता है, इस चीज की मुमानियत करता है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते।
उसी के लिए हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और वहां पर इसमें बहस हो रही है। दोनों तरफ के दलाइल मजबूत दलाइल हो, हमारी दलाइल तो मजबूत है, दूसरी तरफ से भी दलाइल आएंगे, जाहिर है वो भी अपना आर्गुमेंट पेश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला कोर्ट नहीं करना है कि क्या करप्शन खत्म करने के लिए इंतखाबात में सीक्रेट बैलेट को खत्म करना जरूरी है या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो ऑर्डिनेंस वैसे ही ग्राउंड पे मौजूद है, उसके वजह से इलेक्शन ओपन हो जाएंगे। लेकिन जाती तौर पर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सेनेट का वकील हूं और मुनासिब नहीं है कि मैं सब जुडिस केस पर मीडिया में बात करूं उसकी तफसीलात से। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस इलेक्शन में ओपन वोट के बगैर आप धांधली का सदेबाग नहीं कर सकते। और जो अभी थोड़ी देर पहले बात की गई इंडिया के इलेक्शन के लिए, कमर दिलशाद साहब ने जिक्र किया, इंडिया में इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इसी करप्शन को मद्देनजर रखते हुए ये कानून साजी की गई और वहां पर ओपन बैलेट किया गया। और इस पर कई इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उनके केसेस हैं जिनकी जो नजायर हुई वो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने मुसलसल अपने आर्गूमेंट में पेश भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने इसको रोकना है तो फिर कानून साजी करके इसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने देखा कि ये जो वीडियोज आई, लोग इसकी टाइमिंग के हवाले से बड़े सवालात उठाते रहे। मैं ज़ाती हैसियत में मेरे लिए इसकी टाइमिंग की कोई अहमियत नहीं। वीडियो में जो मनाजिर हमने देखे वो बड़े शर्मनाक और बड़े तकलीफ दे थे कि पैसे टेबल पे रखे गए और पैसे लोगों को दिए गए, तकसीम किए गए, उसके नतीजे में फिर वोट हासिल किया गया। जिनका हक़ नुमाइंदगी नहीं बनता था उनको सेनेट के अंदर लाया गया पिछले इलेक्शंस के दौरान। और हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने अपने 20 अरकान को भी पार्टी से निकाला। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये जो एक बहस ने जन्म लिया है, जो इस वक्त एक बहस हो रही है और जिसकी तरफ काकड़ साहब ने भी इशारा किया कि ये एक बहुत बड़ा सियासी सवाल बन गया है, हम किसी दुरुस्त सिमत तो चल पड़े हैं ना। इस बहस ने, इस वीडियो के पस मंजर में आप देखें जो एक माहौल बना है, पूरे पाकिस्तानी अवाम ने उस वीडियो को देखा है, तो हम कह सकते हैं कि हम कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और इसके भी कुछ असरात होंगे। और वो लोग जिन्होंने फिर अपने ब्रीफ केस तैयार किए होंगे उनको कोई डर, कोई खौफ, कोई शर्म महसूस होगी। देखिए, सतर्क से इत्तेफाक करता हूं कि ये जो बहस शुरू हुई है, जो गुफ्तगू शुरू हुई है, सवाल शुरू हुए हैं, ये जाने की एक तरह है। इसके नतीजे में लोगों को शायद रोकने की जाएगी जो इस तरह काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बहस को पूरे काम को रोकना के लिए काफी नहीं होगी। देखिए, मैं इस बात की इत्तेफाक करता, ये जो ओपन बैलेट होगा इसके जरिए पैसे का लेन देन जो है ये रुक जाएगा। ये दुरुस्त है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ओपन बैलेट कर देंगे, तो जो उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को वोट देने का काम रुक जाएगा। लेकिन ये असल में इस वक्त रुकेगा जब सियासी जमातें ऐसे उम्मीदवार के इंतखाब करना बंद कर देंगी तो पैसे देने की सलाहियत रखता हो और ये पैसे देने का इरादा रखता हो कि आपको हर सियासी जमात को तो 50 के करीब उम्मीदवार सिर्फ ढूंढने होते हैं। ये तो बहुत बड़ी तादाद नहीं है। वो अच्छी तरह से तहकीक कर सकती है कि किस किस्म के लोग हैं। काकड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे कौन लोग होंगे जो 50-60 करोड़ रुपया अब कैंडिडेसी के लिए तैयार होंगे। अगर सियासी जमातें सही कैंडिडेट्स को मुंतखब करने की तरफ तवज्जो दें तो फिर शायद ये काम रुक सकता है, वरना शायद ये जो पैसे का लेन देन है ये वोटर की जाने की बजाय ये पार्टियों की तरफ भी हो सकता है। ये पार्टियों की तरफ रुख हो सकता है जब उन्हें पता चले कि हमें मुंतखब करने के लिए अब वोट की नहीं, हमें पार्टियों की जरूरत, तो हमें शायद पार्टियों को ही कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। वोटर के वोट को देखने से ज्यादा है कि पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को करें। ठीक है। वो बैरिस्टर साहब आपने गुज़श्ता हमारी प्रोग्राम में कहा था कि बाज तो पार्टी कायदीन बिक जाते हैं, वो पैसे लेके वो अपने लोगों को कह रहे होते हैं कि यहां वोट दें, यहां वोट दें, यहां वोट दें। बैरिस्टर साहब
जी बिल्कुल, मैं तो आज भी अपने इस मौके पे कायम हूँ और मेरे तजुर्बे में भी है और मैंने देखा है कि कैसे पार्टी लीडर्स जो अपने वोटर यानी जो उम्मीदवार होते हैं उनको टिकट ही तब अलॉट होता है जब पार्टी लीडर को कोई फंड मिलता है, और अमूमन वो फंड लिया जाता है पार्टी के फंड के नाम पे, लेकिन वो पार्टी के फंड में जाता नहीं है, वो लीडर के जाती अकाउंट में या उसके करीबी लोगों के अकाउंट में जाते हैं। कई बार ये हो चुका है, ये चीजें तो मीडिया में भी आ चुकी हैं। तो एक ये पॉइंट है, और ज्यादातर ऐसे पार्टियों में होता है जो कि अपना कैंडिडेट तो इलेक्ट नहीं करवा सकती थी माजी में, लेकिन उनके वोट कम थे, अपना कैंडिडेट वो नहीं इलेक्ट करवा सकती थी, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ या किसी अमीर उम्मीदवार के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करके पैसे लेकर अपने 2, 4 या 5 जो वोट होते हैं एमपीएस के, वो उनको हिदायत कर दी जाती है कि आप वहां वोट दें। तो उस सिलसिले में फिर एमपीए बेचारे को तो कुछ नहीं मिलता, उसको तो पार्टी डिसिप्लिन का डंडा दिखा के कहा जाता है कि आपने पार्टी के नामजद उम्मीदवार को या जो सपोर्टेड उम्मीदवार है उसको देना है, लेकिन पैसे लीडर साहब ले लेते हैं। मैंने जो बात की ना, और ये उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक मिसाल के तौर पे बात भी की कि क्या हमारी अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है। तो अगर आप देखें तो हमारी तो पार्टियों के अपने अंदर जमहूरियत का ये हाल है कि बाज़ औक़ात तो जो फैसले होते हैं वो बस अपनी चॉइस पे होते हैं, नेपोटिज्म पे होते हैं, अकरबा परवरी की बुनियाद पे होते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कई पार्टियों में ये शिकायत सामने आती हैं कि जमहूरी तरीके से मशावरत नहीं की जाती कारकुनान के साथ और लोकल लीडरशिप के साथ। ये वो मसाइल हैं जो हमारे ओवरऑल सिस्टम के, जिसको सिस्टमिक इश्यूज कहते हैं, प्रॉब्लम्स कहते हैं, ये वो है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इसका एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव जायजा लेना होगा और पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा, लेकिन स्टार्ट हमें जरूर इस बात से लेना चाहिए कि सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट के, सीक्रेट वोट के का जो कानून है इसको तब्दील करके, तरीक़ेकार को तब्दील करके इसको ओपन करना चाहिए ताकि पता चले कि किस शख्स ने किसको वोट दिया है। ठीक है अनवारुल हक साहब, ये एक तो बुनियादी सवाल तो ये आ गया जिसकी तरफ अहमद बिलाल साहब और बैरिस्टर सैफ साहब ने भी इशारा किया, और ये बड़ा ट्रिकी सा है कि बाज़ औक़ात तो पार्टी के जो हेड्स होते हैं वो भी डायरेक्ट कर देते हैं लोगों को कि आप ये वोट इधर दे दें, इधर कर दें, उधर कर दें। एक तो ये मामला है, मतलब सियासी जमातों पे खुद जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे उम्मीदवारों को उनकी दिलजुई ना की जाए, उनको इनकरेज ना किया जाए। दूसरा ये अब हम देख रहे हैं कि पिछली बार जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो 2018 में जो कुछ हुआ था, जो 20 अरकान थे तहरीक इंसाफ ने वो फारिग कर दिए थे। अब बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी बातें आ रही हैं, ये तासुर क्यों है कि वहाँ पे सेनेट की सीट बहुत महंगी है और बड़े पैसे हैं? देखिए, अर्सवाइल फाटा, बलूचिस्तान और केपी में हमेशा से ये मसले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तमाम के तमाम लोग पैसे देकर जो है इस फ्लोर पर आए हुए, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि बहुत सारे लोग, और ख़ुसूसी तौर पे जब आप साहिब सरवत भी हों और आप इस पोजीशन में हों और आप इस फ्लोर का हिस्सा बने, इस हाउस का हिस्सा बने, तो सवालात बनते हैं। मसला ये है कि टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल पोस्ट क्या है। गोल पोस्ट ये है कि पॉलिटिक्स की जो कमर्शलाइजेशन हो गई है पोस्ट 1985, इसको कम किया जाए, कम करके ख़ात्मे की तरफ राग़िब हो लोग, ख़ात्मे की तरफ लेके इसको जाएं। इसको कैसे, उसका हुसूल कैसे होगा? उनमें से एक तरीका ये तजवीज़ हुआ है ओपन बैलेट को, जो हम कह रहे हैं प्राइमरीली ये है कि बैलेट को इस कानून के तहत कहा जा रहा है कि ये ट्रेसेबल हो, ट्रैक हो सकता हो, और पार्टी लीडरशिप को ये इख्तियार हासिल हो कि वो जब चाहें कानून के तहत कानूनी तौर पे इस बैलेट को खोल के देख सकें, ताकि उस शख्स को जिसको ये डिस्क्रेशन हासिल है बतौर सूबाई असम्बली के मेंबर या कौमी असम्बली के मेंबर कि जो वो वोट कास्ट कर रहा हो, वो उस वक्त तक तो सीक्रेट अमल से ही गुजरेगा। ठीक, लेकिन इसमें जो अपने ज़मीर को किसी इफ्जाने के तहत गिरवी रखकर इस अमल को जो कभी किया जा रहा है, बुरा बनाया जा रहा है, वो खौफ पैदा किया जाए कि ये किसी भी वक्त खुल सकता है। अगर ये तरीक़ेकार मंजूर ना हो, कोई और तरीक़ेकार भी, उस पर भी सोच विचार की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप नॉमिनेशन भी अगर सेनेट की चाहते हैं, अगर इलेक्टोरल, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस लोगों को इसमें बड़े संजीदा सवालात नज़र आ रहे हैं, पार्टी लीडरशिप को ये इख्तियार दे दें और जिस तरह रिजर्व सीट्स हैं इसकी भी नॉमिनेशन कर दें। उसमें अकाउंटेबिलिटी फिर पार्टी लीडरशिप पे आएगी। अगर वो ठीक कैंडिडेट्स को वहाँ नहीं भेजेंगे, दुरुस्त लोगों को नहीं भेजेंगे, पब्लिक डोमेन में अकाउंटेबल होंगे, लोग उसी
रेशो के निस्बत से जनरल इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे। मेरा मकसद ये है कि तरीक़ाकार पे, अप्रोच पे गुफ्तगू हो सकती है। ये एक सेहतमंद बहस शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ इमरान खान को फिर ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसे प्रोसेस को जिसके मुतालिक सारे लोग चुप और खामोश थे इस मुल्क में, उन्होंने फिर इर्तियाश पैदा किया इसमें और उसको लीड करना चाह रहे हैं। ये किसी न किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक अगर इस सेनेट के इलेक्शन में नहीं पहुंचा तो आने वाले सेनेट के इलेक्शन में होगा, उसके बाद होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अब रिजॉल्व होना है, बहुत ज़्यादा देर तक इस तरीके से नहीं चल सकता। अहमद बिलाल महबूब साहब, अब आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास, क्योंकि अब हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान तलखियाँ इस कदर हैं कि इन तलखियों के अंदर बैठना, एक दूसरे के साथ बात करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सियासत में हमेशा से दरवाजे बंद नहीं किए जाते। हुकूमत भी कहती रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन बहरहाल एक तहरीक के मूड में है, लेकिन वो एक ऐसी तहरीक के मूड में है कि जिसका फिलहाल तो उनको खुद कन्फ्यूजन का शिकार है, सर पैर उनको नजर नहीं आ रहा। ऑप्शंस क्या है? अब क्या इंतजार किया जाए, इस मामले को छोड़ दिया जाए? लेकिन ये मामला बहरहाल हल होना ही है। अब देखिए 47 ईयर्स से एक सिलसिला चल रहा है सीक्रेट बैलेट वाला। अब अगर ये सवाल पैदा हो गया है तो उसका रेजोल्यूशन उसी हो सकता है, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही करके ये सुप्रीम कोर्ट की राय आना बाकी है और शायद ये कानून के जरिए से भी तब्दील हो सके। लेकिन मेरी जाती राय है कि शायद ये दस्तूरी तरमीम से मामला हल होगा। कानून की तब्दीली से हल हो या दस्तूर की तब्दीली से हल हो, दोनों सूरतों में पायदार हल ये होगा कि इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन के अंदर एक वसीतर इत्तफाक राय हो और उस इत्तफाक राय के नतीजे में तब्दीली हो तो वो ज्यादा पायदार होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को शायद आपस में गुफ्तगू करनी होगी। उनको एक दूसरे को पसंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक जमहूरी अमल और तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए तो आप पे बात करनी हो सकता है। दे मे लेट इट द हार्ड पे कुछ अरसे के बाद महसूस करें जब उनका बहुत नुकसान हो चुका हो, लेकिन इसके साथ गुफ्तगू करके ही इस चीज को तब्दील करना होगा। और एक और मैं बात करूंगा, ये तरकीब है ना, अगर आप इसको ओपन बैलेट करेंगे तो इससे हमारी सियासी जमातों के ऊपर जो गिरफ्त है हमारे टॉप लीडरशिप की, वो मजीद मजबूत होगी। हमारे मुल्क पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि यहाँ सियासी जमातों के अंदर दाखिली जमहूरियत ना होने के बराबर है। एक आध पार्टी को छोड़कर बाकी हर जगह पे पार्टी लीडरशिप की है। और अब अगर सेनेट के इलेक्शन में भी वोट देने का काम ट्रांसपेरेंट कॉल हो गया तो उस सूरत में उनकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो जाएगी। तो उसके लिए तो बेहतर फिर ये है कि बजाय सारे के सिलसिले के वोट डाले जाए, जिस तरह से आप रिजर्व सीट्स पे खवातीन का और माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतखाब करते हैं, उसी निस्बत से जिस निस्बत से आपकी असेंबली में सूबाई असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है, उसी निस्बत से सेनेट के अंदर आपके लोग मुंतखब हैं। आपको कोई इलेक्शन खेड़ पालने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था जो अहमद बिलाल साहब ने की है कि आप नॉमिनेशन करा लें जिस तरह रिजर्व सीट की सूरत में, उसी तरीके से सेनेट की रेशो वाइज जो वोट पोल हुए हैं वो एलोकेट हो जाएं अपनी अपनी पार्टियों को, और पार्टी लीडर जो है वो नॉमिनेट कर दे। और उसमें अगर वो गलत कैंडिडेट्स नॉमिनेट करते हैं तो वो अकाउंटेबल होंगे और नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में लोग उसको भी मद्देनजर रखते हुए या उसके हक में मजीद वोट देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, बैरिस्टर साहब साहब आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन को तो इस मामले में बातचीत करना ही होगी। जी बैरिस्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बैरिस्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन बहरहाल है यह है कि हमने एक कदम तो उठा लिया है शफाफियत की जानिब, और हम उस जानिब अब रवाना हो चुके हैं और इस मसले को हल होना ही होना है। अनवर साहब एग्जैक्टली मैं जिस पॉइंट को रीट्रेड करना चाहूँगा वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फिर
इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक इर्तियाश पैदा कर दी है और इसकी ज़रूरत पे ज़ोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पब्लिक डिस्कोर्स में, पॉलिटिक्स में इस सवाल के जवाबात ढूंढे जाएं, इसको आंसर किया जाए कि किस तरीके से डी कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो 1985 ऑनवर्ड्स जिस तरीके से पॉलिटिक्स कमर्शलाइज हुई है इस मुल्क में, तमाम जमातों ने उसमें किरदार अदा किया है, इसका रिवर्सल है। और सेनेट के जो इलेक्शन है और उसमें जो पैसे का इस्तेमाल है, ये उस पूरे कमर्शलाइजेशन के प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस पूरी निज़ाम को आपने अगर दुरुस्त करना है, आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों को कम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब आपका, अहमद बिलाल महबूब साहब और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये एक अहम मामला है कि इस बहस का आगाज़ हो चुका है कि सेनेट के इंतखाबात में माजी में जो इन इंतखाबात के हवाले से जो इन इंतखाबात पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अगरचे कि ये एक बेहतरीन मौका है और ये मौका फराहम किया है मौजूदा हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने। अपोजिशन के लिए भी एक बड़ा बेहतरीन मौका है, क्योंकि अपोजिशन आज से कई साल पहले जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था, हम बार बार इस बात की याद दहानी करा रहे हैं कि अपोजिशन को यह मालूम होना चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह बात तहरीर है कि सेनेट के इंतखाबात में उस वक्त भी ये जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती थीं कि पैसा चल रहा है, वोट तोड़े जा रहे हैं। ये मौका है अब अपोजिशन के पास भी कि वो अपना किरदार अदा करे और जो माजी में एक दूसरे पर वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं या सेनेट पर जो सवालात उठते रहे हैं इनके इंतखाबात पर, उनसे वो छुटकारा हासिल करें। शाहराह दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।